हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं जिसमें हमने पढ़ना है प्रकाश के अंतर्गत परावर्तन एवं अपवर्तन गोली सतह से। पिछले कक्षा में हमने प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन समतल सतह से पढ़ा था और आज हम गोली सतह से पढ़ेंगे। सबसे पहले गोली दर्पण के बारे में जानेंगे कि गोली दर्पण क्या होता है। सामान्य सी परिभाषा दूंगा, क्रिटिकल डेफिनेशन नहीं दूंगा। जब किसी गोली कांच की एक ओर पॉलिश कर दी जाती है तो दूसरा सतह चमकदार हो जाता है और उस चमकदार सतह को ही क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। तो दूसरा सतह क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है, तो इस दर्पण को ही क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। और इस गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ये जो दिख रही है पॉलिश का इंडिकेशन है, ये जो परावर्तक सतह है, एक और पॉलिश हुई तो दूसरे सतह रिफ्लेक्टर परावर्तक सतह रहेगा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। इसके विपरीत जब हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। तो ये था गोली दर्पण के बारे में छोटी सी जानकारी। और अब हम चलेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे उसके अंतर्गत हम बात करेंगे चित्र बनाएंगे सबसे पहले गोली दर्पण की। इसके अंतर्गत पहला आएगा द्वारक। द्वारक क्या होता है, वह वक्रता नियमी व्यास ये पॉलिश जो है यहीं से रिफ्लेक्ट होगा। इसके बाद जो प्रकाश किरणें हैं वो निकलेंगी तो वह क्या होगी, गुजर जाएंगी, वो उसी दिशा में आगे निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रकाश किरणों को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, परावर्तक सतह से टकरा कर जब घटनाएं परावर्तन की होगी तब। हाँ, तो वह वक्रता नियमी व्यास जितने मार्ग से प्रकाश दर्पण पे प्रवेश करता है उसे ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। दूसरा आता है दर्पण का ध्रुव। क्या दिखाई पड़ रहा है, ध्रुव, ये परावर्तक सतह है। गोली दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताएंगे गोली दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष एक सरल रेखा दिखाई पड़ रही है, तो सरल रेखा बिंदुओं के संयोग से मिलकर बनता है, ये भी हम जानते हैं। तो बताएंगे कि गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। हमारा अगला परिभाषा है फोकस या फोकस बिंदु। फोकस या फोकस बिंदु। फिर देखेंगे फोकस या फोकस बिंदु, तो बताएंगे गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य स्थित
बिंदु को ही हम फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के मध्य स्थित बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट हो जाता है फोकस दूरी, डिस्टेंस है ना, ये कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और फोकस दूरी को फोकल डिस्टेंस। तो फोकस हमेशा दर्पण में जो काउंट होता है, डिस्टेंस काउंट होता है, वह ध्रुव से काउंट होता है। तो ध्रुव से मेरे को फोकस तक की दूरी, तो बताएंगे गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को ही क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी अर्थात पीएफ को ही हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और सातवां आ जाता है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बता देंगे कि गोलीय दर्पण की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोली दर्पण की त्रिज्या को ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये देखो केंद्र से परिधि तक की दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं सामान्य भाषा में। तो पीसी बराबर आर होता है। तो ये थी गोली दर्पण से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिसको मैंने आपको बताया है। तो आप इसको देखें और इसको थोड़ा समझें। हमारा अगला टॉपिक है प्रतिबिंब रचना के नियम। प्रतिबिंब रचना के नियम अवतल और परावर्तन दर्पण अर्थात गोली दर्पण में, गोली दर्पण के अंतर्गत दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। दोनों के बारे में हम बताएंगे आपको। ये अवतल दर्पण है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात वह कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। यही काम हम इस पर भी बताएंगे। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाती है, ये तो गुजर जाती है, तो ये आती हुई प्रतीत होती है। जैसे ही प्रतीत शब्द का प्रयोग होता है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। हमेशा जो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है। हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। सीधा का तात्पर्य आभासी होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये अवतल के लिए है और ये उत्तल के लिए। अब जब दूसरा कंडीशन बोला है, जब प्रकाश किरण कहां से, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे जब प्रकाश किरण कहां से, वक्रता केंद्र से होकर गुजरी तो परावर्तन के पश्चात बिना विचलन के उसी दिशा में वापस लौट जाती। यही काम यहाँ पर भी होगा। ये तो यहाँ से वहां चला जाएगा, किंतु यह किरणें आभास स्वरूप कहां से होकर गुजरती हुई दिखाई पड़ रही है, वक्रता केंद्र से, और वहीं से लौट जाती है। तो प्यारे बच्चों देखिए ये वाला जो बात है, जब ये मुख्य अक्ष से समांतर जा रहा है तो फोकस से होकर जा रहा है। तो जब दूसरा उल्टा कंडीशन में जब फोकस से जाएगा तो मुख्य अक्ष से समांतर परावर्तित होगा। इस बात को भी आप याद रखें। तो ये था हमारा प्रतिबिंब रचना के नियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको ध्यान लगाना है। ये ध्यान रहेगा तभी आपका बहुत सारे कंडीशन है वो बनेंगे। तो मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। अब आ जाएंगे चिन्ह परिपाटी के नियम में। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत हम यह बताना चाह रहे हैं, जैसे उत्तल लेंस है, दर्पण है, अगर कोई भी वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर में स्थित है तो वह हमेशा धनात्मक होगी। उसकी जो लंबाई है वो धनात्मक होगी। यदि वह मुख्य अक्ष के नीचे है, मान लिया जाए मुख्य अक्ष के नीचे है, तो वो उसकी जो लंबाई होगी वो ऋणात्मक होगी। अब मान लिया जाए जो लेंस के बाईं ओर होगा, जो लेंस के बाईं होगा वस्तु, तो लेंस से उसकी जो दर्पण या लेंस से उसकी बीच की दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी। लेफ्ट साइड में रहेगा तो निगेटिव होगी, और वह राइट साइड में होगा तो पॉजिटिव होगी। चाहे कोई वस्तु रहे, चाहे वो कोई प्रतिबिंब रहे, कोई भी यदि लेफ्ट साइड में रहेगा तो निगेटिव डिस्टेंस
है ना। जो वस्तु से लेंस की दूरी या दर्पण की दूरी बोलेगा तो लेफ्ट में है तो निगेटिव होगी उसकी डिस्टेंस, राइट में है तो पॉजिटिव होगी। अगर कोई वस्तु यदि मुख्य अक्ष पर रखा हुआ है, यदि ऊपर है तो वो धनात्मक होगा और नीचे है तो ऋणात्मक होगा उसकी लंबाई। तो ये था चिन्ह परिपाटी। यही कंडीशन आप अवतल में भी देख सकते हैं, सेम है। यहाँ अगर दाईं ओर होगा तो धनात्मक होगा कोई भी वस्तु की दूरी, अगर बाईं ओर रहेगा तो यह ऋणात्मक रहेगा। यदि वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित है ऊपर में तो धनात्मक दूरी होगा, यदि वह नीचे होगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये था आपका चिन्ह परिपाटी का नियम, आप इसको देख सकते हैं। आगे चलेंगे हम, सबसे पहले प्रतिबिंब की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। प्रतिबिंब जब कोई दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें अपवर्तन अथवा परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु पर एकत्रित होती है या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को काटती है, जब किसी दर्पण या लेंस के सम्मुख से आने वाली प्रकाश किरणें, दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें क्या करती है, अपवर्तन या परावर्तन, यदि हम परावर्तन पढ़ रहे हैं तो परावर्तन के पश्चात, यदि अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो अपवर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु से पर या एक बिंदु पर मिलती है तो वहां पर भी उस वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, दो परावर्तित या दो अपवर्तित किरणों के कम से कम दो परावर्तित। हम यहाँ पर बहुत सारे कंडीशन अवतल दर्पण में प्रतिबिंब रचना के नियम के बारे में बात कर रहे हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत अर्थात जब वस्तु हमें दिखाई ना पड़ रहे हैं, तब हम चित्र के माध्यम से बनाएंगे। ये फोकस है और यह क्या है, वक्रता केंद्र। मान लिया जाए प्रकाश किरण जब अनंत से आ रही है और वह कहां से होकर गुजर रही है, जब प्रकाश किरण अनंत से आ रही है फोकस से होकर गुजरती, तो फोकस से होकर गुजरती तो आपको बताया था मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती। तीन का निशान जरूर दिखा। दूसरी बात है, जब प्रकाश किरण जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी दिशा में ही वापस लौट जाती है। अभी मैंने बताया था बिना विचलन के ये सीधी स्ट्रेट लाइन रहेगी, भले थोड़ी सी तिरछी दिख रही है किसी कारण से। तो इस प्रकार से जब प्रकाश किरण आपतित हुई फोकस से तो मुख्य अक्ष से समांतर, और जब वक्रता केंद्र से गई तो उसी दिशा में वापस चले गई, तो दोनों किरणें कहां पर काटी, एक दूसरे को यहाँ पर काटी, तो वहां पर वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो बताएंगे जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा और वस्तु का लंबाई होगा इससे बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जो प्रकाश स्रोत आ रहा है बहुत दूर से आ रहा है। तो बताएंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है, और कैसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है। उल्टा के साथ कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, वास्तविक। उल्टा का मतलब वास्तविक, और कहां पर बन रहा है तो फोकस पर बन रहा है। ये पहला कंडीशन हमारा क्लियर हुआ। दूसरा, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के मध्य बन रही है, FC, यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, तो पहला काम हमको क्या करना है, हमेशा जो प्रकाश किरण है पहला मुख्य अक्ष के समांतर, फिर वो फोकस से गया। दूसरा जो बिंदु दिख रहा है वक्रता केंद्र, हमने वहां से गुजारा तो यहाँ पर आया और चला गया, आया और चला गया। तो यहाँ पर वस्तु के प्रतिबिंब का हमको निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कैसे, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र पर है तो के मध्य है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा दिख रहा है, वस्तु से छोटा दिखा, छोटा के साथ साथ क्या दिखा, उल्टा दिखा, उल्टा के साथ साथ क्या दिखा, वास्तविक दिखा। और कहां पर बन रहा है आपको दिखाई पड़ रहा है, C एवं F के मध्य बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से हमको लिखना है। तीसरा कंडीशन है हमारा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो पहले तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से होकर गुजर रहा है, फोकस से होकर गुजर रहा है। और दूसरा, जब प्रकाश किरण कहां से होकर गुजर रहा है, फोकस से होकर गुजरता है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए जहां पर कट रहा है वहां पर हमने क्या लिखा, वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण किया। तो आपने पाया है
क्या पाया कि जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता, मैंने लिखूंगा आपको टेक्निक बता दिया, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ऐसा ध्यान से सुने, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बन रहा है। कैसे बन रहा है? उल्टा बन रहा है। उल्टा का मतलब वास्तविक बन रहा है। और कहां पर बन रहा है? वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। ये होता है थर्ड कंडीशन। अब आ जाते हैं हम फोर्थ कंडीशन की तरफ। जब वस्तु कहां पर स्थित हो? वक्रता केंद्र एवं फोकस के मध्य स्थित हो, F एवं C के मध्य स्थित हो। यहाँ पर जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर गया तो फोकस से, और जब प्रकाश किरण कहां से होकर गया? फोकस से होकर जाता है, तो वो कैसे बन रहा है? ये प्रकाश किरण प्राप्त हुआ तो हम देख पा रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। आप देखेंगे ध्यान से अगर, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। कहां पर बन रहा है? सी के बाद की स्थिति को अनंत कहते हैं। तो वक्रता केंद्र एवं अनंत के मध्य बन रहा है। आप दूसरा और चौथा कंडीशन को देखेंगे। देखिए, कंपेयर करा रहा हूं, जब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में जब वस्तु थी, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, तो उसका प्रतिबिंब C और F के मध्य बनता था। और जब C और F के मध्य में वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर परिभाषा, एक डेफिनेशन अराइज होता है। इसको कहते हैं संयुग्मी फोकस। मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसे दो बिंदु जहां पर पहले बिंदु पर वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, तथा यदि वस्तु को दूसरे बिंदु पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। इस प्रकाशीय घटना को ही हम क्या कहते हैं? संयुग्मी फोकस कहते हैं। तो ये परिभाषा को हमको याद रखना है। जब अब पांचवा कंडीशन चलते हैं। जब वस्तु फोकस पर है, FC मुख्य अक्ष से, पहला जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर हुई तो कहां से चले गई? फोकस से गई। और ये जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है टकराकर, तो ये उसी दिशा में कहां चले जाती है? वापस लौट रही है। आप देखेंगे पहला और अभी जो मैंने परिभाषा दिया संयुग्मी फोकस का, तो एक बिंदु पर था तो दूसरे बिंदु पर बनेगा, दूसरे पर है तो पहले बिंदु पर बनेगा। तो आप देख पाएंगे जब वस्तु अनंत में था तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा था? फोकस पर बन रहा था। तो अब वस्तु फोकस पर है तो निश्चित ही वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो यहाँ पर हम संयुग्मी फोकस की परिभाषा से बता सकते हैं, जब वस्तु अनंत, वस्तु फोकस पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि दिख रहा है बहुत जाके दूर में जाके मिलेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये पांचवा कंडीशन है। अब हम छठवें कंडीशन की तरफ चलते हैं। जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के मध्य स्थित हो। ये देखिए, ये स्थित है, मुख्य अक्ष से समांतर जाएगा तो फोकस से होकर जाएगा, और जब वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो उसी दिशा में निकल जाता है। आपको बताया है चिन्ह परिपाटी के अंदर। अब यहाँ पे देखेंगे आप, जब ये दोनों प्रकाश, चूंकि दोनों प्रकाश किरण परस्पर समांतर हो जाती है, इसलिए एक दूसरे से नहीं मिलती, क्योंकि समांतर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, इसलिए प्रकाश किरण दर्पण के पीछे आभास रूपी एकत्रित होती है और यहाँ पे वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण करती है। तो हम बताएंगे जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के मध्य स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है। सीधा का मतलब आभासी बनता है। और कहाँ पर बन रहा है? दर्पण के पीछे बनता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे अवतल दर्पण के प्रतिबिंब रचना के नियम। इसके अंतर्गत मैं आपको दो चार बातें बता दूं, जैसे अवतल दर्पण में क्या क्या उपयोग होता है इसका। अवतल दर्पण के उपयोग कहेंगे, बोलेगा अवतल दर्पण को आप कैसे पहचान सकते हो, तो आप बता सकते हो। पहला, अवतल दर्पण की पहचान अगर आपको बतानी है तो अवतल दर्पण की पहचान अगर स्पर्श करके बोलेगा तो उसका परावर्तक सतह उभरा होता है। प्रतिबिंब देखकर कहेंगे तो बताएंगे उसका प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा उल्टा भी बनता है, सीधा अंत में बनता है। वस्तु से उल्टा, सीधा, वास्तविक एवं
आभासी बनता है, क्योंकि सीधा का मतलब हो जाता है आभासी। और तीसरा और उपयोग बता सकते हैं कि इसका और क्या उपयोग होते हैं। नाक कान गले के डॉक्टर के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, पहला। और दूसरा आप और भी बता सकते हैं, सर्च लाइट एवं टॉर्च लाइट में जो हमारा कटोरी नुमा अवतल दर्पण लगा रहता है, जो पुराने टॉर्च आते थे, इन सभी में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता था। तो ये थे आपके अवतल दर्पण के प्रतिबिंब रचना के नियम, और मैंने आपको कुछ क्या बताया उसके उपयोग भी बताया। अब हम चलेंगे आगे। अवतल दर्पण के बाद उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब रचना के नियम। इसमें दो ही कंडीशन होता है। पहला, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, वस्तु जब अनंत पर स्थित हो। तो इसमें वस्तु जब प्रकाश केंद्र मुख्य अक्ष से समांतर जा रहा है तो वह कहाँ से होकर जाता है, फोकस से आपतित परावर्तित। जब मुख्य अक्ष से समांतर जा रहा है तो वह होकर जाता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब वस्तु अनंत पर होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, बिंदु आकार का बनता है। बिंदु आकार का मतलब छोटा, है ना। दूसरा कंडीशन, जब वस्तु दर्पण के सम्मुख कहीं पर भी स्थित हो, वस्तु दर्पण के सम्मुख कहीं पर भी स्थित हो, इस कंडीशन में आप देखेंगे ध्यान से, F और C मान लिया जाए वस्तु है दर्पण के सम्मुख रखी हुई है। जब मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी तो वह कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। और यहीं से जब प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से, तो ये यहाँ से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो आप देखेंगे जहां पर दो अपवर्तित किरणें टकराई है, वहां पर परावर्तित किरणें टकराई है, वहां पर वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। वहां पर आप बता सकते हैं, जब वस्तु दर्पण के सम्मुख स्थित हो कहीं पर भी, तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। और कहां पर बन रहा है, फोकस एवं उसके ध्रुव के मध्य बन रहा है। तो प्यारे बच्चों, हम इसके भी उपयोग के बारे में चल सकते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब रचना में, उत्तल दर्पण में, तो इसका भी उपयोग बता सकते हैं। कैसे कैसे आप इसकी पहचान करेंगे, तो पहचान के लिए पहला होगा स्पर्श करके, तो आप बताओगे इसका जो परावर्तक सतह है वो उभरा रहता है। अगर बोलेगा इसकी प्रतिबिंब को देखकर कैसे बताओगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बनता है, और वस्तु से छोटा बनने के साथ साथ सदैव सीधा बनता है, और सीधा के साथ साथ हमेशा आभासी बनता है। और तीसरा, अगर इसके उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग वाहनों में जो साइड मिरर के रूप में आप जो देखते हैं, वह कौन सा हमारे गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है, चाहे वो बाइक हो चाहे वो 4 व्हीलर्स हो, वो सभी किसका कौन सा दर्पण रहता है, ये उत्तल दर्पण रहता है। तभी बड़े से बड़े ट्रक हमको छोटे से दिखाई पड़ते हैं। और तीसरी बात, और नेक्स्ट इसका बता सकते हैं, जो चौक चौराहे में बड़े बड़े जो लाइट लगे रहते हैं, उसके जो परावर्तक सतह के रूप में, परावर्तक जो रिफ्लेक्टर उसके अंदर जो लगे रहते हैं, जो सिल्वर कलर के होते हैं, वो भी उत्तलाकार होते हैं, ताकि वो प्रकाश किरण को क्या करते हैं, फैलाने का काम करते हैं। इसलिए अभिसारी प्रसार करते हैं, अपसारी जो केंद्रित करे, अभिसारी जो फैलाता है। तो ये था आपका उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब रचना के नियम। हम आगे चलेंगे हमारे टॉपिक में। कोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध फाइंड आउट करेंगे। इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं, ये भी एक वस्तु है, आपतित किरण है, ठीक है। तो हम यहाँ पर किरण पथ वर्णन कर रहा हूं मैं आपके लिए, किरण पथ वर्णन। आप देखेंगे कि AB आपतित किरण है, ठीक है, और आप बता सकते हैं, और BF जो है, BF इज इक्वल टू परावर्तित, या आप लिखना चाहें D लिख दें, या BD बराबर क्या होगा, परावर्तित किरण। और आप देख पा रहे हैं जो BC है वह क्या है, अभिलंब है। ये मैंने कुछ बातें, फिर मैंने चित्र वर्णन के बारे में भी बात किया है, XYP है,
अवतल दर्पण है, P दर्पण का ध्रुव है, F फोकस है दर्पण का, C वक्रता केंद्र है और PF क्योंकि फोकस दूरी के बारे में बात किया है इसलिए मैंने क्या किया PF फोकस से ध्रुव से फोकस तक की दूरी PF इज इक्वल टू स्मॉल f अर्थात फोकस दूरी कहते हैं। फिर वक्रता त्रिज्या क्या है तो मैंने बताया था केंद्र से परिधि तक की दूरी अर्थात PC मैंने लिख दिया PC इज इक्वल टू R इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या I आपतन कोण है R परावर्तन कोण। आप देख सकते हैं आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण पिछले चैप्टर में पढ़े। आप परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य में बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो हम इसका व्यंजक की तरफ जाएंगे और व्यंजक की तरफ हल करते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले आपतन परावर्तन के नियम से ABC इज इक्वल टू CBF कहां से आया परावर्तन के नियम से। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर एक Z बन रहा है इस प्रकार से, मैं थोड़ा सा बड़ा Z बना देता हूँ ABC ठीक है और उसके बाद यहाँ पर है F है और यहाँ I है और यहाँ पर क्या है कुछ भी नहीं है। तो अब हम चलते हैं एकांतर अंतःकोण कहते हैं इसे ABC ठीक है इज इक्वल टू यहाँ पर ये Z दिख रहा है तो इसको BCF कोण BCF तो कहाँ से आया एकांतर कोण से। आप देखेंगे समीकरण 1 व 2 से ये समीकरण 1 है दोनों के LHS बराबर दिखाई पड़ रहे हैं हमको तो दोनों के RHS भी बराबर हो जाएंगे तो CBF इज इक्वल टू BCF इस समीकरण नंबर क्या हो गया 3। अब मैं एक त्रिभुज का निर्माण करूंगा जो ये वाला दिख रहा है मुझे इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग BCF में आप देखेंगे B पर R कोण बना हुआ है तो यहाँ पर एकांतर अंतःकोण से आप देख सक रहे हैं जो CBF में जो कोण बन रहा है आगे बढ़ के देखेंगे दोनों आपस में क्या हो रहे हैं बराबर हो रहे हैं। अब देखिए त्रिभुज BCF में तो आप देखेंगे CBF B के बारे में बताया B कोण C कोण के बराबर है अर्थात B कोण C कोण बराबर है ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 से आपने एक 9th में एक प्रमेय पढ़ा है जिस त्रिभुज की कोण बराबर होती है उसकी भुजाएं भी उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर C के सामने की कोण C और कोण B के सामने की भुजाएं आपस में बराबर होगी उस प्रमेय से। तो क्या होगा CF इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू BF ये हमारा समीकरण नंबर 4 होगा। फिर आप हम देखेंगे द्वारक के बारे में मैं बताया था ये समस्त प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के ऊपर ही जा रही है तो ये जो द्वारक है यहाँ तक ही प्रकाश किरणों को ले रहा है। तो हम बताएंगे जो BF है दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण BF इज इक्वल टू PF कहाँ पे दर्पण का द्वारक छोटा है। आप देखेंगे समीकरण नंबर 4 और 5 को दोनों को अगर आप मिलाकर देखते हैं तो आप देखेंगे दोनों के एक पक्ष हमको बराबर दिख रहे हैं और दूसरे पक्ष हमको बराबर हो जाएंगे स्वतः ही। तो हम क्या करेंगे दोनों को 4 व 5 से समीकरण नंबर 4 व 5 से हम देखेंगे कि CF इज इक्वल टू PF हो जाएगा CF इज इक्वल टू PF हो जाएगा। अब हम जानते हैं रेखीय नियम से PC बराबर चित्र में जाऊंगा PC बराबर PF धन CF हो रहा है तो क्या हो जाएगा PF धन CF होगा और PC इज इक्वल टू PF और यहाँ पर देखो CF के बदले में क्या लिख सकता हूँ PF तो PF धन PF PC इज इक्वल टू 2PF। तो हमने अभी बताया था चित्र वर्णन में चूंकि PC इज इक्वल टू R और PF इज इक्वल टू स्मॉल f हम यहाँ मान रख देंगे तो क्या पाएंगे R इज इक्वल टू 2F या R by 2 इज इक्वल टू F
यहाँ पर आप बता सकते हो कि गोली दर्पण की त्रिज्या उसके फोकस दूरी के दुगनी होती है, या कह सकते हो गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये था प्यारे बच्चों आज की क्लास, और ये था व्यंजक जिसे आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।